नमस्कार। आप भी ये मानते हैं कि कभी-कभी लिटिगेशन में छोटी-सी भूल या छोटी-सी लापरवाही बहुत बड़ी कीमत अदा करने पे मजबूर कर देती है। अब पिछले साल के एक घटना का ज़िक्र करूँ कि मेरे नज़र में एक केस आया, जिसमें डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फ़ाइल नहीं किया था, तो उस सूट में जो टाइटल क्लेम किया गया था एक प्रॉपर्टी का, वो पावर ऑफ अटॉर्नी, अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल और विल पे था। ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि भई चूँकि एग्रीमेंट टू सेल अनरजिस्टर्ड है और पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर कोई टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि विल विल जो है वो इफ़ेक्टिव हो गया चूँकि एग्ज़ीक्यूटर की डेथ हो चुकी है। तो विल की बेसिस पर उसने ट्रायल कोर्ट ने डिक्री दे दी। उनका ये कहना था कि चूँकि रिटन स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो विल को डीम्ड प्रूव माना जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रोफाउंडर के लिए आवश्यक है कि विल को प्रूव करे इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 68 के तहत जो रिक्वायरमेंट है, और ये भी प्रूव करे कि विल का एग्जीक्यूशन जो सेक्शन 63 इंडियन सेक्शन एक्ट है उसको फॉलो करके एग्जीक्यूट किया गया है। मैं आपसे ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि प्रोपाउंडर की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा होती है। अगर छोटी सी गलती हो जाए तो उसको भुगतना पड़ता है। कल की बात है, कल मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट का, जो अभी रिसेंट है, 1 सितंबर 2025 को पास हुआ है, डिवीज़न बेंच का जजमेंट है। उसमें क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रेगुलर फर्स्ट अपील में ये कहा कि विल को अटेस्टिंग विटनेस से प्रूव करने की ज़रूरत तब होती है जब उसके लीगल लेयर्स एग्जीक्यूटर के विल को डिस्प्यूट करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो विल को प्रूव करने की ज़िम्मेवारी है वो सेक्शन 68 के रिक्वायरमेंट है एविडेंस एक्ट की, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अब पूरी बात को समझते हैं कि ये माजरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ओपिनियन के क्यों डिफर कर रहे हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जो जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें कुंदन लाल के पास एक दिल्ली में प्रॉपर्टी होती है, और उसका एक बेटा ये क्लेम करता है कि उसके फादर ने उस प्रॉपर्टी उसको बेच दी है अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल और विल के ज़रिए, विल रजिस्टर्ड, विल के ज़रिए। तो और उसकी बेसिस पर वो क्लेम कर रहा है, जो उसने केवल एक बेटे को पार्टी बनाया था जबकि उसके 4 बच्चे थे। तो जिस बेटे को पार्टी बनाया था उसने आधा हिस्सा बेच दिया था प्रॉपर्टी का। तो जो सूट फाइल हुआ था पोजीशन का भी हुआ था, और मीन्स प्रॉफिट वगैरह डिक्लेरेशन सारे सूट फाइल हुए थे। ट्रायल कोर्ट ने सूट की डिक्री कर, जो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, पहले वो देखते हैं। सूट 96 में फ़ाइल हुआ था, उसके बाद 11 मई 2000 को ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर आए थे, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने सूट फॉर पोजीशन, मीन्स प्रॉफिट डिक्लेरेशन वगैरह को डिक्री कर दी थी। उसके बाद 13 साल के बाद 9 अप्रैल 2012 को आरएफए डिसाइड होता है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, और वो आरएफए डिसमिस होता है, जिससे जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर थे वो एफर्म हो जाता है। फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जहाँ पे जो डिसीजन होता है वो 1 सितंबर 2025 को होता है। मतलब ऑलमोस्ट 29 ईयर्स के बाद ये सूट कल्मिनेट करता है फाइनल ऑर्डर में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे जजमेंट, खासकर विल को लेकर जो डिस्कशन किया गया है और जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था और लोगों ने भी पूछा था, तो मुझे उस सवाल का जवाब देने का मौका मिल रहा है इस जजमेंट के ज़रिए। तो जो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही रिसेंट जजमेंट है, और जैसा कि मैं कहता हूँ कि मेरा डिस्कशन बिल्कुल सिंपल शब्दों में होता है, सिंपल वर्ड्स में होता है, जिससे कि लॉयर्स, लिटिगेंट्स एंड लेमैन तीनों को इक्वली बेनिफिट हो और कानून के रीसेंट डेवलपमेंट को समझने में मौका मिले। तभी मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि जो भी रीसेंट अपलोड्स होता है, जिसमें नए डिस्कशन होते हैं, वो आप तक पहुँच सके। और अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। इसके कंटेंट्स को लेकर कोई इशू है, आपके पास कोई इशू है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या आपका जो विचार है, तो कमेंट सेक्शन में जाके कीजिए। और अगर पर्सनल इशू है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं 8287070176 पे, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, आपके सवालों का जवाब दे सकूं। अब हम देखते हैं कि जिस केस का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, उस केस का नाम है रमेश चंद वर्सेस सुरेश चंद, और ये सिविल अपील नंबर है 63
77 ऑफ 2012। इसका इंडिपेंडेंट साइटेशन है 2025 INSC 1059। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ कहा कि जो अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी है या एग्रीमेंट टू सेल है उसकी बेसिस पर कोई टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और इसका बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया, बट मैं उसको नहीं कर रहा, इसलिए कि पिछले वीडियो में भी मैंने ऐसे ही इशूज़ को, इन्हीं लॉ पॉइंट्स को, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड को प्रोविजंस को डिस्कस किया था, तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। और ख़ासकर मुझे जो विल से रिलेटेड डिस्कशन इसमें था और जो सवाल हमने अभी आपको शुरू में कहा था, उसके जवाब को बहुत बढ़िया दिया है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ। तो मैं उससे ही आपको डिस्कस करूँगा उसी एंगल में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि विल का डिफिनीशन सेक्शन 2 सबसेक्शन H में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में दिया गया है कि एक लीगल डिक्लेरेशन होता है टेस्टेटर का उसके प्रॉपर्टी के बारे में, जो ये बताता है कि वो क्या चाहता है कि उसके मरने के बाद कैसे उसकी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन। इसका जो तीन इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, पहला कि ये लीगल डिक्लेरेशन होना चाहिए उसके इंटेंशन का, दूसरा कि ये किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए, तीसरा ये उसका डिक्लेरेशन जो है वो उसका इंटेंशन होना चाहिए जो उसके डेथ के बाद इफेक्चुएट होना है और उसके ज़रिए उस तरीके से प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस रमेश चंद वाले जजमेंट में जिस जजमेंट पर रिलाई किया बहुत बिल को लेकर, वो था वेंकटाचला वर्सेस थिमाजम्मा 1959 का जजमेंट, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है और बहुत शुरुआती दौर का है, तो आज तक इसको फॉलो किया जा रहा है। और दूसरा सूरज लैंप वाले जजमेंट का भी किया, जिसके ज़रिए वो ये कहा कि जो एग्रीमेंट टू सेल एंड रजिस्टर्ड है और पावर ऑफ अटॉर्नी है, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट है उससे कोई टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता क्योंकि ये कन्वेंस डीड नहीं है। तो जो विल को लेकर जो डिस्कशन किया उसमें कहा कि जब भी विल से रिलेटेड इशू कोर्ट के सामने होता है तो कोर्ट को ये देखना होता है कि क्या विल को टेस्टेटर ने साइन किया है, और जब वो साइन किया तो उसके डॉक्यूमेंट के नेचर को समझ रहा था, उसके इफ़ेक्ट को समझ रहा था, तो साउंड डिस्पोजिंग माइंड में था, उसको पूरी बात की नॉलेज थी। और इसको फर्दर आगे डिस्कशन को ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट को पे रिलाई किया जो रिसेंट भी है, मीना प्रधान वर्सेस कमला प्रधान का, जो 1923 का जजमेंट, सॉरी 2023 का जजमेंट है। इस डिस्कशन से मैंने जो 10 पॉइंट निकाले हैं जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि वो विल एग्जीक्यूट किया गया है टेस्टेटर के द्वारा, पहला। साथ में ये भी देखना होता है कि वो उसका लास्ट विल है। दूसरा, जो जब भी प्रूफ की बात होती है तो कोर्ट को अपने प्रूडेंट माइंड, जो डॉक्ट्रिन है कि किसी भी प्रूडेंट माइंड को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो प्रूफ ऐसे होने चाहिए उस विल के एग्जीक्यूशन को लेकर, साउंड डिस्पोजिंग माइंड जो एग्जीक्यूटर का है उसको लेकर, कि वो एक प्रूडेंट माइंड को सेटिस्फाई करे। तीसरी बात कहा है कोर्ट ने कि जब भी विल के एग्जीक्यूशन की बात होती है तो सेक्शन 63 इंडियन सेक्शन एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल होना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले तो ये होता है कि जो टेस्टेटर है या उसने अपना सिग्नेचर किया हो विटनेस के सामने, या उसके इंस्ट्रक्शन पे किसी और ने किया हो, और उसका इंटेंशन विल को एग्जीक्यूट करना हो सिग्नेचर के साथ ही। इसमें मैंडेटरी है कि 2 अटेस्टिंग विटनेस कम से कम होने चाहिए। हालांकि कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन नहीं दिया गया है, बट 2 अटेस्टिंग विटनेस होने चाहिए। और इसमें जो अटेस्टिंग विटनेस हैं उनकी वो केवल टेस्टेटर के सिग्नेचर को ही उनके प्रेजेंस में ही नहीं, बल्कि जो दूसरे विटनेस हैं वो भी उनके सिग्नेचर को, उसको भी सिग्नेचर करते हुए देखा जाना चाहिए, देखा तो, या टेस्टेटर ने एक्नॉलेज किया होगा, सिग्नेचर पहले से किया हो कि मैंने सिग्नेचर किया है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट ले लें। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सेक्शन 63 की, ये फुलफिल होने चाहिए। चौथी बात ये कही कि जब भी विल को प्रूव करने की बात होती है तो जो अटेस्टिंग विटनेस अगर एक भी जिंदा है तो एक आके कोर्ट में बयान दे देता है और विल को प्रूव कर सकता है। अगर वो जो विटनेस आया है वो विल को प्रूव करने में सफल नहीं होता है, उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो दूसरे विटनेस को बुलाकर, उसके दूसरे टेस्टिंग विटनेस को बुलाकर उससे प्रूव करवाना। उसने ये कहा, सातवीं छठी बात ये कही कि
ये प्रोपाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है तो उसको डिस्पेल करे कोजेंट एविडेंस के द्वारा। अब उसके बाद आठवीं बात ये गई कि जो विटनेस हैं, जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड हैं, या जो अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस हैं, इन सब को देखकर जज, जो भी जुडिशियल माइंड है, जुडिशियल कंसाइंस है, जजेस की अंतरात्मा है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि विल वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड, विल को एग्जीक्यूट किया गया है, लास्ट विल है, और जो भी विल को टेस्टेटर ने एग्जीक्यूट किया वो साउंड डिस्पोजिंग माइंड था। तो नवीं बात थी कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि विल के एग्जीक्यूशन में फ्रॉड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, फैब्रिकेशन है, तो ये उसकी जिम्मेवारी होती है कि प्रूव करे। लेकिन 10वीं बात कोर्ट ने ये कही कि भाई जो भी अगर कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है और वो जनरेट हो गया है एविडेंस में आकर, वो दिख रहा है, तो फिर प्रोपाउंडर की जिम्मेवारी हो जाती है कि उस एक एक सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस को लेकर प्रॉपर विटनेस लाए, एविडेंस लाए और उसको रिमूव करे डाउट्स को जो उसकी वजह से जनरेट हो रहा है। तो कई बार जिसने फ्रॉड एलिज किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस वो एक सिचुएशन दिखाना है कि जहाँ फ्रॉड का दिख रहा हो कि फ्रॉड हो, तो जिम्मेवारी शिफ्ट कर जाती है प्रोपाउंडर पे। तो इस बैकग्राउंड में 10 पॉइंट निकाला कोर्ट ने, और उसके बाद इस रमेश चंद वाले मैटर में कोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट ने तो कोई डिस्कशन ही नहीं किया है बिल को के प्रूफ को लेकर, कि उसमें जो बेसिक प्रोसीजर और रूल्स दिए गए हैं सेक्शन 63 इंडियन सेक्शन एक्ट में, उसको फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, या सेक्शन 68 के तहत बिल को प्रूव ही नहीं किया गया। केवल बिल रजिस्टर्ड है, इससे उसके जेन्युइन उसकी वैलिडिटी प्रूफ नहीं हो जाती। वैलिडिटी प्रूव करने के लिए अब टेस्टिंग विटनेस को लाना ही होगा, और यहाँ चूँकि टेस्टिंग विटनेस नहीं आया था, और उसके अलावा बहुत सारे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस थे जो इस विल में थे, जैसे कि कुंदन लाल के 4 बच्चे थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि उसने एक ही बच्चे को दिया? उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है विल में कि ऐसा उसने, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे या डिक्री थी ट्रायल कोर्ट का जिसको अफर्म किया था, उसको सेट असाइड किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि केवल एक गलती हुई प्लेंटिव से कि उसने अटेस्टिंग विटनेस को एग्जामिन नहीं किया बिल को प्रूव करने के लिए, और वो उसने इसलिए नहीं किया कि कई बार एडवोकेट्स का ये डिसीजन होता है कि चूंकि बिल को डिस्प्यूट ही नहीं कर रहा कोई, तो हम क्यों एग्जामिन करें। और जैसा कि मैंने कहा कि जो पिछले साल मैंने एक केस देखा था, किया था, उसमें डीम्ड प्रूव मान लिया था ट्रायल कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर विल है तो आप उसको, ये जिम्मेवारी है प्रोपाउंडर की कि वो उसको ड्यूली प्रूव करे। चीज़ जो एक डाउट, एक क्वेश्चन था कि क्या डीम प्रूव माना जाएगा बिल को अगर इट स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, या दूसरी पार्टी ने बिल को चैलेंज नहीं किया है स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हर सूरत में बिल को, अगर बिल की बेसिस पर डिवोल्यूशन आप मांग रहे हैं तो आपको बिल को एज पर लॉ प्रूव करना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगर विल से रिलेटेड कोई इशू है आपके पास या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए।